वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 8 सितंबर का। 8 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप से रिलेटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 सितंबर को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट वेनिसा वंडरलैंड और बाकी सारे जो मेन ऑफिशियल्स थे उन सबने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत की थी और यहां पर दो मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। जहां पर पहला मुद्दा था वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, दूसरा था यूक्रेन युद्ध का। यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं क्योंकि अब एक प्रॉपर रोड मैप जो है वो पता चला है, जहां पर अगले 5 महीने के अंदर में 10 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं। और ये मीटिंग्स जो हैं ये इसीलिए हो रही हैं ताकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या रूपरेखा होने वाली है, कितना टैक्स लगेगा। और यहां पर अब यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से एक टाइम बाउंड तरीके में कि 5 महीने में 10 मीटिंग होगी और 10 मीटिंग के अंदर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और यहां पर जब आएंगे इंडिया आएंगे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब यूरोपियन यूनियन के अंदर में जाएंगे वहां तक कि उनके जो पार्लियामेंट है वहां पर भी मीटिंग होने वाली है। तो यहां पर अब पता लग रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो चाहता है कि इंडियन मार्केट का जो एक्सेस है वो उसको मिल जाए। यहां पर जो एफटीए इतना जल्दी हो रहा है इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर पूरे विश्व के ऊपर में लगा दिया है, उस टैरिफ वॉर की वजह से अब ईयू पे लग रहा है कि अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेगी और जिस तरह से अभी जो यूएसए की मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं, अगर वहां पर इसी तरह से टैरिफ लगते रहेंगे तो यहां पर हमें नई मार्केट को देखना पड़ेगा। और इंडिया जैसी एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पर मार्केट एक्सेस मिलना यह बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर जो 10 मीटिंग है वो किस तरह से होने वाली है, जहां पर इसी हफ्ते के अंदर में 30 मेंबर का जो डेलीगेशन है वो इंडिया आने वाला है और यहां पर 30 मेंबर आने वाले हैं। उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा आएंगे और ये बात सोच के चलिए कि अक्टूबर के पहले महीने के अंदर में हमारा जो डेलीगेशन है वो यूरोपियन यूनियन जाने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहां तक का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया है, जहां पर यह कहा गया है कि जनवरी या दिसंबर के एंड के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कजा कलास वो यहां पर आ सकती हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। यहां तक कि यह बताया गया है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहां पर भी मीटिंग होगी और वहां पर भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इंडिया के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कितने लगने वाले हैं, यहां पर किस तरह का कंसेशन जो है वो इंडियन गुड्स को मिल सकता है और किस तरह का जो कंसेशन है वो यूरोप अपने गुड्स के ऊपर में इंडियन मार्केट के ऊपर में जा सकती है। यहां पर ईयू की जो डेस्पिरेशन है वो दिखाई दे रही है और ईयू चाहता है कि 140 करोड़ की इंडियन मार्केट जो है उसको यहां पर ग्रैब करे। और जिस तरह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके ने कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है और यहां पर अगर ईयू भी कर लेती है तो यहां पर यूएसए से एक कदम आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए का होने वाला था वो अब ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि अगस्त के जो लास्ट के अंदर महीने के अंदर में यहां पर एक मीटिंग होने वाली थी जहां पर यूएस का डेलीगेशन इंडिया आने वाला था, लेकिन यहां पर उसको सस्पेंड कर दिया था। अभी इंडिया और यूएसए के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने वाला है और यहां पर ईयू जो है वो चाहती है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए वो इंडियन मार्केट के अंदर में एक्सेस ले ले। यहां पर यह बात तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है, वहीं पर इंडिया की तरफ से भी यह बात सुनिश्चित कर दी गई है कि हमारा डेयरी सेक्टर, शुगर सेक्टर और जो राइस है उसको हम हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे अलग रखेंगे। मतलब जिस तरह से हमने यूएसए के साथ जब डील कर रहे थे तब हमने कहा था कि हम हमारे एग्रीकल्चर गुड्स को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देंगे, हमारे फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर, डेयरी फार्मर्स को हम यहां पर नहीं चाहते किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। उसी तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी रखी गई। यहां पर एक और अच्छी डेवलपमेंट है जहां पर इंडिया ने अब ये कहा है कि जो सीबीएम है उसके अंदर में भी यहां पर हमें कंसेशन चाहिए। यहां पर सवाल आता है कि ये सीबीएम क्या है। सीबीएम का मतलब है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ये पूरे यूरोप के अंदर में था, जहां पर यह कहा जाता है कि जो ईयू है वो कहती है कि हमें इन्वायरमेंट का यहां पर ध्यान रखना है और इन्वायरमेंट का ध्यान रखने के लिए जितने भी जो कंट्रीज हैं
और जितनी भी इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करती हैं अपनी पावर सोर्सिंग के अंदर में, जिस तरह से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर से आ रही है, जहां पर CO2 एम्बिशन ज्यादा होता है, तो यहां पर जितना ज्यादा एम्बिशन होगा उसके ऊपर में टैक्स लगाती है यूरोपियन यूनियन। लेकिन इस टैक्स के अंदर में यूरोपियन यूनियन ने जब यूएसए का और EU का जब पैक्ट साइन हुआ था यहां पर, तब उन्होंने सीबीएम के कंसेशन दिए थे। अब यहां पर इंडिया जो है उसी तरह की एक डील जो है वो EU के साथ करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो उससे इंडियन मार्केट का जो एक्सेस है वो EU को मिलेगा और EU के अंदर में इंडियन गुड्स जो है वो ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएंगे। जिस तरह से हमारा जो यूएसए के साथ जो ट्रेड है, जो 50% टैरिफ लगने की वजह से जो अब कम हो रहा है, अगर वो EU की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो यहां पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक अच्छी डील मिलेगी इंडिया के। यहां पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी इधर से ही रिलेटेड है। यहां पर मैंने आपको कई बार बताया कि यूएसए ने हमारे ऊपर 50% के टैरिफ लगाए थे और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ये काम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो पीटर नवारो जो ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अब उनके और इलॉन मस्क के बीच में एक स्पैट देखी गई। इलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी होते थे और अब वो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से दूर जा चुके हैं। यहां पर उन्होंने पीटर नवारो के साथ जो उनके रिश्ते पहले भी खराब होते थे, और यहां पर जिस तरह से पीटर नवारो ट्वीट कर रहे हैं, जो एक्स हो चुका है, यहां पर उन्होंने जिस तरह से वो पोस्ट डालते हैं, यहां पर कुछ फैक्ट चेक्स किए और उन फैक्ट चेक की वजह से जो पीटर नवारो हैं उन्होंने कहा कि जो इलॉन मस्क है उनकी जो कंपनी है एक्स, वो यहां पर गलत काम कर रही है। अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि पीटर नवारो ने ऐसा क्या कहा। सबसे पहले तो पीटर नवारो ने यह कहा कि रशिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है वो एक तरह का मोदी वार है। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर। उसके बाद उन्होंने इंडिया के ऊपर यह एलिगेशन लगाया कि जो ऑयल मनी लॉन्ड्रिंग है वो इंडिया कर रहा है रशिया के लिए, और जिस तरह से रशियन ऑयल को इंडिया परचेज कर रहा है, यहां पर इंडिया जो है उसको बेचता है दूसरे देशों के अंदर में, और जो पैसा आता है वो रशिया को दे रहा है। और उसी की वजह से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पर रशिया की जो वॉर मशीन है उसको फंड करता है इंडिया। यहां पर वो कई बार ये कह चुके हैं कि जो 50% के जो टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर जो लगे हैं वो बिल्कुल सही है। यहां पर उन्होंने कल एक और स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जो यूएसए है वो ये टैरिफ लगाता रहेगा, यहां पर इसीलिए लगाएगा क्योंकि रशियन ऑयल प्योरली, जो इंडिया है वो रशियन ऑयल को प्योरली अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यहां पर अपने इंटरनल कंजप्शन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है। और जो यूएसए के सिटीजन है वो यहां पर किसी भी तरह की जो वॉर टाइम मशीन है उसको फंड नहीं करे। यहां पर इलॉन मस्क और जो ट्वीट है वहां पर कई सारे फैक्ट चेकर हैं और फैक्ट चेकर ने ये बात बता चुके हैं पीटर नवारो जो भी क्लेम कर रहे हैं वो टोटली गलत है। सबसे पहले तो ये क्लेम कि इंडिया जो है वो रशिया को फंड कर रहा है, इसके अंदर में यहां पर जिस तरह से जो यूरोपियन यूनियन यहां पर सबसे बड़ी जो गैस सप्लाई करती है चाइना है, इनके ऊपर में किसी तरह से कोई भी टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे। अब अगर उसके बाद एक और बात आती है जहां पर जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि यूएसए के कहने के ऊपर में ही इंडिया ने रशियन ऑयल को परचेज करना शुरू किया था 2022 में, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जब हम सिर्फ रशिया का 1% जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से आता था। अब हमें कंसेशन डील मिल रही है तो हम हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो कहां से करेंगे, हमारे ऊपर। लेकिन जिस तरह के जो फैक्ट चेकिंग जो पीटर नवारो को यहां पर मिल रही है, इसी से जो इलॉन मस्क के ऊपर में वो बिखर गए। यहां पर एक और बात आती है कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी जहां पर उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है वो उनका एक मित्र देश है। यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि कुछ देशों के साथ कई बार इंस्टांसेस होते हैं और यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस बात को कहा था कि इस बात में सच्चाई है कि कुछ इंस्टांसेस हुए हैं, लेकिन यहां पर इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से खराब नहीं है। उसी बीच में अभी भी पीटर नवारो जो हैं वो इंडिया के खिलाफ इस तरह की क्लेम दे रहे हैं। अब यहां पर ये देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर वो अगर इंडिया के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंडिया को अपना मित्र देश बता रहे हैं, तो ओवरऑल यहां पर यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ चल रही है। जो भी डेवलपमेंट
इंडिया यूएस के रिलेशनशिप से होगी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ईयू और इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी नई डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारे उपराष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड। 21 जुलाई को हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हेल्थ कारणों की वजह से रेजिग्नेशन दे दिया और 9 सितंबर को जो इलेक्शन कमीशन है उसने डेट डिसाइड की थी कि जिस दिन इलेक्शन होने वाला है यहां पर अब जो कैंडिडेट है वो फाइनलाइज हो चुके हैं, जहां पर एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर जो है इस समय पर सीपी राधाकृष्णन उनको यहां पर कैंडिडेट बनाया है। वहीं पर जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो जी सुदर्शन रेड्डी है उनको यहां पर कैंडिडेट बनाया। अब यहां पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने ही ट्रेनिंग करवाई है एमपीज की, ताकि जो वोटिंग की प्रोसेस है वो सही से हो सके। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसके अंदर में जो एमपीज हैं हमारे वो सारे के सारे वोट डालते हैं। इसके अंदर में लोकसभा राज्यसभा के सभी एमपी डालते हैं और इसके अंदर में सिर्फ इलेक्टेड एमपी नहीं, जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं वो भी यहां पर वोट डालते हैं। और जो एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है वो यहां पर अपने एमपीज को पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रही है और ये बात सुनिश्चित करना चाहती है कि अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मत जो है वो मिले। यहां पर एक और बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर में जो विप है वो यहां पर नहीं लगती। विप क्या होती है? जब भी कोई बिल आता है और बिल के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने एमपीज और एमएलए के लिए व्हिप जारी कर देती है और अगर कोई एमपी या एमएलए उस व्हिप के खिलाफ अगर वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यहां पर उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में किसी भी तरह की जो व्हिप है वो नहीं लग सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में। यहां पर इसीलिए जो ट्रेनिंग की प्रोसेस है वो करवाई गई है, जहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है वो चाहते हैं कि मैक्सिमम वोट मिले। अब कल ये इलेक्शन होने वाला है और कल इलेक्शन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड। जीएसटी के अंदर में जीएसटी 2.0 आया था, जहां पर जीएसटी के अंदर में जो स्लैब्स हैं वो बदल दी गई थी। अब 5% की और 18% की दो ही स्लैब बची हैं, 12 और 28 जो हैं उनको हटा दिया गया। यहां पर हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने कहा कि जीएसटी के अंदर में जिस तरह से अब रिफॉर्म्स किए गए हैं इसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बढ़ सकती है। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 48,000 करोड़ का जो रेवेन्यू के अंदर में जो डेफिसिट था इस बार के जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा गैप जो है वो फुलफिल हो जाएगा और जीएसटी के अंदर में जो उनके जो टारगेट है वो सब अचीव हो जाएगा। यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं वो डायरेक्ट रिफॉर्म्स हैं, जहां पर कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। यहां पर सिंपल सी बात है कि एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर में पहले 12% अगर जीएसटी लगता था तो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 112 रुपए का आता था और अब उसको घटकर अगर वो 5% में आ गया है तो वो अब 105 रुपए का है। तो यहां पर 7 रुपए जो है वो डायरेक्टली जेब के अंदर में जाने वाले हैं कंज्यूमर के, और उसकी वजह से जब पैसा ज्यादा आएगा तो उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से जो इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर में भी ग्रोथ आएगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बार का जो बजट सेशन जो फरवरी के अंदर में था यहां पर एक बिल जो है वो पास करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। यहां पर इस बिल का नाम था इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 2 सितंबर को जारी किए गए थे और यहां पर जो श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज हैं यहां पर अब उनको ये कहा गया है कि उनको जो लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। यहां पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया था वहां पर यह कहा गया था कि जो 3 कंट्री जिसके अंदर में अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश आता है, यहां पर जो 6 अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप हैं जिसके अंदर में हिंदू आता है, सिख आता है, क्रिश्चियंस आता है, जैन आता है, बौद्धिस्ट आता है, यहां पर अगर ये इन देशों से यहां पर आते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। और यहां पर यह कट ऑफ डेट जो है वो 21 दिसंबर 2014 की रखी गई थी। अब यहां पर जो लॉन्ग टर्म वीजा है वो देने से मना कर दिया है और अब यहां पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी जो श्रीलंकन सिटीजन है
जो रिफ्यूजी के तौर पर यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में रह रहा है, वो अगर चाहता है कि इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाए, तो यहाँ पर उसको जो सिटीजनशिप के जितने भी जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर डालने पड़ेंगे और एक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उनको ऑटोमेटिक यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तमिलनाडु के जितने भी जो सरकारें हैं वो यहाँ पर ये कह रही थी कि आपने जो सीए के अंदर में जो चेंजेस किए थे, यहाँ पर आपको श्रीलंका को भी ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने श्रीलंका के जो रिफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया। यहाँ पर अब जो श्रीलंका है वहां पर सिविल वॉर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर जो श्रीलंकन जो रिफ्यूजीज यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनके पास ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म वीजा उन्हें मिलेगा नहीं। अगर वो इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं तो वो प्रोसेस को फॉलो करें, और अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको वापस श्रीलंका भेज दिया जाए। अब इससे रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो मणिपुर से है, जहां पर मणिपुर के अंदर में जो कुकी और मैतेई ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो मई 2023 के अंदर में शुरू हुआ था, और 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की विजिट के अंदर में जाने वाले हैं, जहां पर मणिपुर को भी यहां पर विजिट करने वाले। इसी बीच में 2 सितंबर को जो एसओ जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है वो साइन हो गया था, जहां पर कुकी और जो ग्रुप है उन्होंने अपने हथियार डाल लिए थे, जहां पर जो 14 कैंप हैं उनको भी यहां पर अब विजिट कर सकेगी हमारी आर्म फोर्सेस। यहाँ पर जो कुकी और जो ट्राइब है वो चाहते थे कि मणिपुर के अंदर में एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, और यूनियन टेरिटरी की जो उनकी जो डिमांड है वो एसओ के अंदर में नहीं आई थी। यहाँ पर अब कुकी और जो ग्रुप के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक बात कही है कि वो अभी भी यूटी की जो उनकी डिमांड है उसको रखेंगे, और आगे आने वाली जितनी भी जो लेजिस्लेशन होगी उसके अंदर में वो चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर में एक यूटी बनाई जाए, जहां पर कुकी और जो ट्राइब है के लोग हैं वहां पर रह सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो पंजाब से आई है, जहां पर बहुत बाढ़ आई थी। अब बाढ़ आने के बाद यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वहां पर विजिट करके आए थे, और विजिट करके आने के बाद अब यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह से अभी ये फ्लड आई है उसकी वजह से जो अभी राइस की जो पैडी की क्रॉप थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और कई सारी ऐसी जगह है जहां पर अगले सीजन के अंदर में भी जो वीट की क्रॉप होने वाली थी वो भी नहीं हो पाई। यहाँ पर अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 70,000 रुपए पर एकड़ का जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए जो फार्मर्स हैं उनको, और उनके जो लोन्स हैं उनको माफ कर देना चाहिए। अभी देखना ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और संयुक्त किसान मोर्चा फाइनली यहाँ पर किसके कंसेंसस में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर कहा था कि वो समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद ही यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पूर्व एमपी प्रज्वल रवन्ना से रिलेटेड। प्रज्वल रवन्ना जो एमपी रहे और जो एचडी देवगौड़ा पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पोते, यहाँ पर उनको कन्विक्ट कर दिया गया था और अब वो जेल के अंदर में है। अब यहाँ पर उन्हें कहा जा रहा है कि वो उनको कलरक की जो पोस्ट है वो दी गई है बेंगलुरु प्रिजन के अंदर में। प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ कई सारे मोलेस्टेशन के चार्जेस थे, रेप के चार्जेस थे, और यहाँ पर 2024 के इलेक्शन के अंदर में वो हार गए थे। फाइनली अब उनको जो अब जो और केसेस हैं उनके अंदर में भी उनका जो कन्विक्शन है, जो फाइनल रिजल्ट है वो आने वाला है। जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात ये आती है, एक तरफ जो प्रज्वल रवन्ना का केस है, दूसरी तरफ जो धर्मस्थली का जो केस चल रहा है कर्नाटका के अंदर में, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो केरला से आई है, जहां पर केरला के जो गवर्नर हैं आरवी आचरेकर, उन्होंने अब जो यूनिवर्सिटी बिल जो था, जो केरला की जो पिनरी विजन की जो सरकार है वो एक बिल लेके आई थी, यहाँ पर अब उन्होंने जो बिल है वो प्रेसिडेंट को यहाँ पर रेफर कर दिया है। यहाँ पर अब गवर्नर ने जिस तरह से बिल को रेफर किया है, यहाँ पर जो एलडीएफ है वो ये टारगेट कर रही है कि यहाँ पर गवर्नर जो है वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो पिनरी विजन की सरकार जिस तरह से यहाँ पर रिफॉर्म्स लाना चाहती थी वो रिफॉर्म्स लाने नहीं दे रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो अनुपर्णा रॉय से रिलेटेड है। अनुपर्णा रॉय जिन्होंने सॉन्ग्स ऑफ फॉरबिडन ट्रेजर नाम से एक मूवी बनाई थी, और यहाँ पर वेनिस के अंदर में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था यहाँ पर उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। यहाँ पर
जो अनुपर्णा रॉय है, उन्होंने कहा कि जो इनका ये अवार्ड है, ये इंडिया की हर एक जो गृहिणी है, जो फीमेल है और जिनको जो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है यहाँ पर, उनको ये समर्पित करती है। इसके साथ साथ उन्होंने इजराइल का और फिलिस्तीन का जो जंग चल रही है यहाँ पर फिलिस्तीन का सपोर्ट भी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर में, यहाँ पर इसको खत्म करना चाहिए और इजराइल के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो जापान से आई। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जापान की विजिट के अंदर में गए थे और जहां पर प्राइम मिनिस्टर इशिबा से मिलकर आए थे। यहाँ पर अब जो इशिबा है उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटा दिया। यहाँ पर अब हटाया क्यों गया है, इसके पीछे भी जो रीजन है उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला रीजन जो आता है कि जापान के अंदर में इसी साल इलेक्शंस हुए थे जहां पर इशिबा की जो पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी को नहीं ले पाई थी। यहाँ पर इसीलिए जो इशिबा है उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है और अब रेजिग्नेशन के जो रीजन है उसके पीछे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से जापान के ऊपर टैरिफ लगाए थे और टैरिफ लगाने के बाद जो डील फाइनली जापान और यूएसए के बीच में हुई थी, यहाँ पर यह कहा गया था कि जो जापान है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर देगा, जहां पर यूएसए के गुड्स जो हैं वो जापान के अंदर में आ सकते हैं और इसके साथ साथ 550 बिलियन डॉलर जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो इशिबा है उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जापान के साथ जो एक डील साइन की है और इसी वजह से उनको यहां पर जो नुकसान है वो हुआ। अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे जापान के अंदर में वो देखने की बात है। और यहां पर अब एक और बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स लगा रही है और यहाँ पर इंडिया जो है वो अकेला ऐसा देश है जहां पर यूएसए के इन धमकियों के बावजूद उन्होंने किसी भी तरह का जो मार्केट एक्सेस है वो नहीं दिया। आपके पास कितने सारे एग्जांपल हैं जहां पर जापान, साउथ कोरिया, ईयू, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, जितने भी जो देश हैं वो सारे के सारे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स में आकर यहां पर अब जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर जो टैरिफ है उनको कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया का जो स्टांस है वो पूरी तरह से क्लियर है। अब देखना यह होगा कि आगे जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो कौन बनेंगे और यूएसए और जापान के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप रहने वाले हैं। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई थी, जो ट्रेड टैरिफ की बात हुई थी, यहां पर जापान का डेलीगेशन जो यूएसए जाने वाला था वो नहीं गया था और यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे और उससे पहले डेलीगेशन जाना था तब नहीं गया था। तो क्या जापान जो है वो इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए अब बगावत के सुर जो है वो देख सकता है। जो भी डेवलपमेंट होगी इससे रिलेटेड वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इजराइल से आई है, जहां पर इजराइल ने अब कंडेम किया है कि जिस तरह से जो अलग अलग देश जो रिकॉग्नाइज करने वाले हैं फिलिस्तीन को, ये टोटली गलत है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल के ऊपर में यमन से जो हुती रिबल्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, हमास जो है वो गाजा सिटी से ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ पर जो इजराइल है वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से अब यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे और इसके साथ साथ बेल्जियम जैसे जो देश हैं अब फिलिस्तीन को यहाँ पर मान्यता देंगे, तो उससे इजराइल का जो मनोबल है वो खराब होगा। इजराइल जो है वो पहले भी होलोकॉस्ट देख चुका है और यहाँ पर जो इजराइल ही लोगों के खिलाफ जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है ये टोटली गलत है। यहाँ पर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देनी चाहिए। अभी देखना ये होगा कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो सितंबर के अंदर में होने वाली है और यहाँ पर 23 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि फाइनली कौन कौन से देश जो हैं वो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं और उससे कोई इजराइल हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसके अंदर में कोई इंपैक्ट आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2022 से चल रहा है और यहाँ पर अलास्का की जो सबमिट है वो हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। उसके बावजूद अब भी जो रशिया है उन्होंने कीव जो यूक्रेन की राजधानी है यहाँ पर एक बड़ा अटैक देखा गया, जहां पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइल अटैक किए गए। यहाँ पर जो अलास्का सबमिट है उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर अब रशिया ने अटैक किया है, अब जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एक और ही डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर ये बातचीत कर रही हैं कि पोस्ट वॉर के अंदर में यूक्रेन की स्टेबिलिटी कैसे करवानी चाहिए। वहीं पर रशिया जो है अपना अग्रेशन जो है वो और ज्यादा करता जा रहा है। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि और ज्यादा सैंक्शंस जो हैं वो लग सकते हैं रशिया के ऊपर में। और यहाँ पर अगर और ज्यादा सैंक्शंस लगे भी गए तो सबसे जरूरी बात देखने की ये है कि 20,000 से ज्यादा सैंक्शन जो है वो रशिया के ऊपर लग चुके हैं।
रशिया अभी भी 3.5 साल से जो जंग है उसको जारी रखे हुए है, तो क्या और सैंक्शंस की वजह से कोई इंपैक्ट पड़ेगा? यहां पर एक और बात आ रही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अब भी मॉस्को जा सकते हैं और व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं ताकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है फाइनली रिजॉल्व हो सके। अब देखना यह है कि क्या कोई रेजोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो लंदन से है, जहां पर प्रो फिलिस्तीन जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी था, जहां पर 900 लोगों को अब यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। कल भी मैंने आपको बताया था जहां पर एक तरफ यूके जो है वो फिलिस्तीन देश को यहां पर मान्यता देने की बात कर रहा है इस बार की यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में, वहीं पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो प्रो फिलिस्तीनी लोग कर रहे हैं यहां पर उनको अरेस्ट कर रहा है। ये किस तरह का दोगलापन है यूनाइटेड किंगडम का। जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, जहां पर कार्लोस अक्यूट्स उनको पहला कैथोलिक सेंट बनाया है इस मिलेनियम का। 16 साल के जो अब सेंट है ये ल्यूकेमिया से मर गए थे। यहां पर उन्होंने कोडिंग की थी और कोडिंग के अंदर में जो रिलीजियस फेथ है उसको बढ़ाने की बात की थी। यहां पर जो पोप है उन्होंने इनको 20 सदी का जो इस सदी के अंदर में पैदा हुआ है वो पहला सेंट बनाया। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो अंडर सी केबल के अंदर में कट था रेड सी के अंदर में, जिसकी वजह से जो इंटरनेट है वो डिस्टर्ब हो गया था एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर। यहां पर अभी तक ये कारण नहीं पता लगे हैं कि इसके अंदर में कट कैसे लगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अंडर सी केबल जो सी के नीचे नीचे चलती है, इतनी नीचे सतह के अंदर में कैसे कट लगा है, कैसे डिस्ट्रप्शन हुई है, क्या यहां पर कोई आतंकवादी घटना है या कोई कंट्री जो है वो यहां पर सैबोटाज करना चाहता है इंटरनेट सर्विसेज को। जो भी डेवलपमेंट इससे रिलेटेड होगी वो हम आपके लिए आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल।